मैं धनेश्वर महतो। बहुत ही विचित्र कहे देश के हालात हैं तो इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं होगी। अभी की जो वर्तमान में राजनीतिक चल रहा है वो हमें एक चीज सिखाता है कि देश के अंदर सच बोलने वाले अच्छे व्यक्तियों की कोई स्थान नहीं है। मोदी राज में आप क्रिमिनल हैं, फ्रॉड हैं, आतंकवादी हैं, तो पूरा संरक्षण आपको मोदी सरकार देगा। आपने हत्याएं की, आपने दंगे फसाद फैलाए, उसका पूरा संरक्षण योगी राज देगा। क्योंकि आप डॉक्टर काफिल खान को ही देख लीजिए, उसने सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने का काम किया था। गोरखपुर में जो हॉस्पिटल में इनकी ड्यूटी थी, 1 महीने के अंदर सैकड़ों बच्चों की मृत्यु हो गई थी। इलाज के नहीं होने के कारण से कई सारी असुविधाएं थी, जिसका विरोध उन्होंने किया था, सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी। और जो एनआरसी का मुद्दा था उसमें वो शामिल हुए थे कई जगह। उसके बाद सरकार की नजर उनके ऊपर गड़ गई कि नहीं, इनको तो हमको जेल के अंदर पहुंचाना है, क्योंकि ये हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, योगी जी के खिलाफ बोल रहे हैं। कांटे की तरह चुभने लगे डॉक्टर काफिल खान। सोचने की बात है कि जो केस इनके ऊपर लादे गए थे उसके अंदर अदालत ने इन्हें क्लीन चिट दे दिया और बेल दे दिया। अब बेल होने के बाद भी योगी सरकार का तानाशाही देख लीजिए, इसे कहते हैं तानाशाही। क्या होता है वो योगी सरकार के राज में है, उत्तर प्रदेश में। उसको 72 घंटे तक बेल मिलने के बाद भी जेल से उसे बाहर नहीं किया गया और उसके बाद रासुका लगा दिया गया, धारा 106 राजद्रोह का मुकदमा उसके ऊपर डाल दिया गया। क्या क्या चीज राजद्रोह के खिलाफ कर दिया भाई? क्या इसका जवाब देगा योगी सरकार? राजद्रोह क्या होता है? देश के खिलाफ बोलना, राज्य के खिलाफ बोलना। ऐसा कौन सा लफ्ज डॉक्टर काफिल खान ने बोल दिया जिसके ऊपर उसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लादा गया? क्या सरकार की नाकामी के खिलाफ बोलना यह राजद्रोह है? क्या सरकार से किसी चीज की डिमांड करना यह राजद्रोह में आता है? ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मतलब एक मूर्खों की, जाहिलों की फौज तैयार करके ये सत्ता चलाना चाहते हैं, हिटलर शाही की तरीके से। उससे भी बड़ा प्रश्न यह उठता है कि जब निर्दोष पाया जाएगा, और वो निर्दोष है, डॉक्टर काफिल खान निर्दोष है, तो क्या उसके बीते हुए जेल में जो दिन काटे हैं, क्या वो उसके बदले में योगी सरकार उसके बदले में कैसे उसकी पूर्ति होगी? कैसे उसका जो परिवार पूरा उसका टेंशन में चल रहा है, कौन उसकी भरपाई करेगा? न्यायपालिका को भी चाहिए कि जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक किसी को ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रखना चाहिए। यह न्यायपालिका की भी ड्यूटी है। न्यायपालिका भी ऐसा लगता है कि सरकार के इशारों पे काम कर रही है आजकल, वरना उसको अब तक बेल हो जानी चाहिए थी। मैं एक एक मुसलमानों से नहीं कहूंगा, मैं ये बात अपने देश के हिंदू भाइयों से कहूंगा कि क्या गुनाह है किसी मुसलमान को समाज के खिलाफ, ये समाज के हित में आवाज उठाना? क्या गुनाह है?
क्या डॉक्टर कपिल खान का यह गुनाह है कि जो पिछले साल हमारे बिहार में चमकी बुखार महामारी हुई थी, उसके अंदर वो अपनी पूरी टीम के साथ बिहार में गरीब परिवारों का इलाज करने के लिए मुफ्त में आए थे? ये बहुत बड़ा गुनाह कर दिया क्या डॉक्टर कपिल खान ने? अगर नहीं आपको लगता है कि डॉक्टर कपिल खान ने नहीं हमारे गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं, तो 28 तारीख को हम सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 5-5 हाथ की दूरी बना के योगी सरकार के खिलाफ रोड पे हम लोग उतरे, केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हम सब रोड पे उतरे। 28 तारीख को दिन में 11 बजे हमें दिखाना पड़ेगा और हमें रोड पे निकलना पड़ेगा, नहीं तो ये सरकार इसी तरीके से निर्दोष आदमियों को जेल में सड़ाएगी और उन्हें मारेगी। यदि तनिक भी हम लोग अपने देश से और अपने देश के नागरिकों से प्रेम करते हैं तो मैं उसकी दुहाई देता हूं आप सबको कि आप सब 28 जुलाई को दिन में 11 बजे हम सब उसकी रिहाई की सरकार से मांग करें। और दूसरी घटना समझने की जरूरत है। पुलवामा हमला आप सबको याद होगा, बालाकोट भी याद होगा। एनडीटीवी के ऊपर प्रतिबंध क्यों लगाया गया था, क्यों लगाने की बात की गई थी? क्योंकि उसने लाइव दिखा दिया था वहां का। क्या यह बहुत बड़ा गुनाह है? मीडिया का काम क्या है? खबरें को दबाना या खबरों को दिखाना? यह बहुत बड़ा प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे कि मीडिया का रोल क्या है? खबरों को दिखाना ही है ना, या खबरों को जहां सरकार की नाकामी हो उसको दबाना? एनडीटीवी ने अपना कर्तव्य निभाया था तो उस पर प्रतिबंध करने की बात कही गई थी। उसके बाद पुलवामा हमला आप सबको याद है ना, 40 जवान हमारे शहीद कर दिए गए थे और उसका मास्टरमाइंड पता है कौन था? देविंदर सिंह, डीएसपी। उस टाइम में वहीं उसकी पोस्टिंग थी, बालाकोट के समय में भी उसकी वहीं पोस्टिंग थी। तो ये हमले का मास्टरमाइंड देविंदर सिंह, उसको आसानी से बेल हो गई। अब जानते हो क्यों? वो भी उससे भी बड़ी बात है कि 2 आतंकियों के साथ गाड़ी के अंदर पकड़ाए थे देविंदर सिंह, उसको दिल्ली ला रहे थे 2 आतंकवादियों को। दिल्ली चुनाव में अभी जो विधानसभा के दिल्ली में चुनाव हुए हैं, वहां पे बम विस्फोट करने के लिए 2 आतंकियों के साथ पकड़ा के ला रहे थे। मतलब ये 2 आतंकियों के साथ आ रहे थे अपनी गाड़ी में बिठा के। उसको आसानी से बेल हो गई। अब ये आप खुद सोचिए कैसे बेल हो गई? जिसने 40 जवानों को हमारे शहीद कराया, उस व्यक्ति को बहुत आसानी से बेल। और एक डॉक्टर जो गरीब मजदूरों का मुफ्त में इलाज कर रहा है, उसको राजद्रोह के केस में जेल। कैसा है कानून? इसीलिए कहता हूं कि हिटलर राज चल रहा है देश के अंदर। मोदी के खिलाफ मत बोलो, योगी के खिलाफ मत बोलो। और ये इनके भाड़े के चमचे, इन्होंने एक आईटी सेल तैयार की हुई है कि हमारे खिलाफ जो बोलता है तुम सिर्फ उसकी मां बहन की गालियां दो। उसका काम ही, ड्यूटी ही इतनी है। कहीं से नहीं लगता है कि यह देश सुरक्षित हाथों के अंदर है। यह देश ऐसे व्यक्ति के हाथों में चला गया है जो देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। क्योंकि यह बीमार है, यह मानसिक तौर से बीमार है। नरेंद्र मोदी मानसिक तौर से बीमार है, योगी आदित्यनाथ बीमार है, मानसिकता इनकी खराब है।
इनको इलाज की जरूरत है, बेहतर इलाज की जरूरत है, क्योंकि ये जहां से निकले हैं ना आरएसएस के दुकान से, उस दुकान में सिर्फ और सिर्फ नफरत ही दिमाग में भरा जाता है। जैसे कि आप देखें तालिबान कैसे एक संगठन चलाता है और वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के बच्चों को नफरत ही दिमाग में भरता है, उसी तरीके से भारत के अंदर ये आरएसएस ही एक आतंकी संगठन है। ये इसका भी काम वही है कि ये हिंदुओं के बच्चों को दिमाग में नफरत पैदा करते हैं और उसके दिमाग में नफरत भरते हैं। तो क्या अंतर है तालिबान में और क्या अंतर है आरएसएस में, ये हमें समझना पड़ेगा। ये सब चीजें हमें समझने की जरूरत है और एक बहुत बड़े आंदोलन की हम लोग को करना पड़ेगा इस सरकार के खिलाफ। हो सकता है हम सब जेल भी जाएंगे, लेकिन जेल तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी गए, सुभाष चंद्र बोस भी गए, इससे नहीं डरना है हमें। लेकिन ऐसी हिटलरगिरी, ऐसी तानाशाह सरकार के खिलाफ हम सबको मिलके आवाज बुलंद करना है, इस सरकार के खिलाफ लड़ना है हम सबको मिलके। उससे भी बड़ी बात क्या है, मोदी जी ने एक बात कही, आत्मनिर्भर भारत बनो। अब इससे भी बुरा कोई दिन आएगा कि 6 साल की बच्ची अपने गार्जियन को लेके खुद अस्पताल में ले जा रही है। क्या इससे आत्मनिर्भर भारत बनेगा? और जो मोदी जी ने कहा कि हमने 150 विदेशियों को, मतलब ये 150 दूसरे देशों को हमने मदद किया है कोरोना वायरस के समय में, अगर वो देश इस बच्ची का ये तस्वीर, यदि हमारे भारत का तो इंटरनेट का युग है, दुनिया देखती है क्या हो रहा है, किस देश में हो रहा है, कहां पे क्या हो रहा है, तो वो ये सीन मैं दोबारा से आपको दिखा रहा हूं कि ये क्या मतलब इससे प्रूफ होगा। और वो व्यक्ति क्या भारत देश के ऊपर हंसेंगे नहीं? ये समझने की जरूरत है हमें। कौन सा, आपको 1 मिनट बस खुल गया है, वो सीन मैं एक बारी आपको दिखाना चाह रहा हूं कि जो बच्ची 5 साल की या 6 साल की बच्ची है और वो खुद अपने गार्जियन को अस्पताल में अंदर ले जा रही है और उसके साथ एक नर्स नहीं है, एक डॉक्टर नहीं है, एक वहां चौकीदार नहीं है अस्पताल का, कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उस बच्ची की मदद कर सके। तो कौन सा आत्मनिर्भर भारत? क्या नरेंद्र मोदी जी ये सपना दिखा के आप सत्ता में आए थे? कौन सा भारत बनाना चाहते हैं आप? ये आत्मनिर्भर भारत नहीं है। भारत को बेड़ा गर्द कर दिया आपने, सत्यानाश कर दिया। ये बहुत ही हैरानगी की बात है। खुल गया है, ये रहा है ये सीन। फिर से आज दिखा रहा हूं, ये आत्मनिर्भर भारत की पहचान है क्या? यदि दुनिया के दूसरे देश ऐसी तस्वीर हमारे भारत देश का देख रहे होंगे तो बोलो भक्तों, वो क्या सोच रहे होंगे? क्या हालचाल है भारत देश का? क्या मजाक नहीं भारत देश का उड़ाया जा रहा होगा विदेशों के अंदर अभी इस तस्वीर को देखने के बाद? आप स्वयं फैसला करो। अरे कहीं तो होगा, ऐसी बात नहीं है कि कहीं कुछ दिमाग होगा ही नहीं। दिमाग तो हर मनुष्य के पास है, लेकिन हम उस दिमाग को यूज करें या ना करें, या उस दिमाग को एक पिटाले में बंद करके रख ले, वो अलग सी बात है। थोड़ा सा सोचो कि क्या ये तस्वीर यदि विदेश वाले, अमेरिका इनका मित्र, अमेरिका में भी देख ही रहा होगा,
जापान भी देख ही रहा होगा कि आत्मनिर्भर भारत में कैसा बन रहा है भाई। ना कोई डॉक्टर ना कोई नर्स, इसी की लड़ाई लड़ रहे थे मोदी जी। और उससे भी बड़ी बात क्या है कि ये सोचने की थोड़ी सी बात है, जब 500 मरीज थे हमारे देश में तो मोदी जी ने घंटा घंटी बजवाया और क्या कहते हैं, दिया मोमबत्ती जलवाया, टॉर्च जलवाया। अब तो 11 लाख से ऊपर मरीज टप गए। अब क्या जलवाओगे भाई? अब भी कुछ बोल दो। मैंने 1 महीना पहले आपको कहा था कि वो दिन दूर नहीं है कि कोरोना वायरस के अंदर भारत नंबर 1 प्राप्त करेगा। 10 से 15 दिन के अंदर मेरी बात आपको सही मिलेगी। तो क्या पूरा देश खुशी मनाएगा उस टाइम के अंदर जब भारत नंबर 1 बन जाएगा कोरोना वायरस में? ये समझो कि इस सरकार पूरी तरह से, जिसे आप सपोर्ट कर रहे हैं, वो पूरी तरह से फेल्यूर है। ये सरकार को सरकार चलाना नहीं आता। ऐसे समय के अंदर दुनिया बीमारी से लड़ रही है और यहां राम मंदिर न्यू की बात हो रही है। और मैंने कल कहा कि प्रधानमंत्री को मैं राम मंदिर की शिलान्यास की योग्यता में नहीं मानता हूं, क्योंकि इसके हाथ खून से सने हुए हैं। दंगे फसाद झूठ की एक दुकान है नरेंद्र मोदी। ये किसी पवित्र काम को करने के योग्य नहीं है। रामचंद्र जी का एक जीवन एक साफ सुथरा छवि का रहा है। वो माँ बाप के आज्ञाकारी पुत्र थे, समाज को सबको साथ में लेके चलते थे, तब उनका मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते थे। लेकिन ये तो जुमलेबाज प्रधानमंत्री हैं। माँ बाप को धोखा दिया, पत्नी को धोखा दिया, देश की जनता को धोखा दिया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि की स्थापना करने की योग्यता नहीं है। जय हिंद।